स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। और इस शो में हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए और उसकी तैयारी अभी से किस तरह से करनी चाहिए, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज दिन के दौरान कौन कौन सी अहम खबरें आई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले मार्केट की। और आज दिन भर का उतार चढ़ाव देखने के बाद हमने देखा कि निफ्टी 17,300 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी दिखी निचले स्तरों से, लेकिन यहाँ पर भी 100 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी। और सेंसेक्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सपाट क्लोजिंग ही देखने को मिली है। तो उतार चढ़ाव काफ़ी था, लेकिन यहाँ पर निचले स्तरों से संभलते हुए बाजार आज नजर आए हैं। लेकिन चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आज और पूरे हफ्ते बाजार ने किस तरह से कारोबार किया, एक बार ये देख लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा मार्केट एक्शन लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, निफ्टी जो है अपनी 3 वीक की जो लूजिंग स्ट्रीक है उसको स्नैप कर दी है और ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते जो है 1% जो है ऊपर बंद हुई है। और पिछले जो 5 सेशन में आप कहेंगे 3 सेशन में जो है निफ्टी ने एडवांस किया है, मतलब ग्रीन में निफ्टी बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो वो एडवांस किए गए हैं। और जो लीडर्स रहे हैं ऑफकोर्स कोल इंडिया और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स रहे इस हफ्ते में जो वन ऑफ द टॉप गेनर्स। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, आयशर मोटर्स जो थे टॉप लूजर्स रहे हैं इस हफ्ते में। और आप देख सकते हैं कि आपके मिड कैप इंडेक्सेस में भी थोड़ी सी जो नेगेटिव रिटर्न देखने मिली है। मीडिया इंडेक्स जो था वन ऑफ द टॉप गेनर्स था, लगभग 5% का उछाल देखने मिला। और अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 2 वीक की जो लूजिंग स्ट्रीक है उसको स्नैप किया गया है। और निफ्टी बैंक जो है लगभग 1.5% बढ़ा है। सारे कॉन्स्टिट्यूट्स में बढ़ोतरी देखने मिली है सिवाय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ब्रॉडर इंडेक्सेस को जो है आउट परफॉर्म किया है निफ्टी इंडेक्स को लेके। और अब देखेंगे तो आगे चलते हुए जो सेक्टोरल इंडेक्सेस में जो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के अलावा सारे इंडेक्स जो है पॉजिटिव रहे हैं। अब एफएमसीजी इंडेक्स में जो 2 इंपॉर्टेंट लूजर्स भी हैं, डाबर इंडिया और जीसीपीएल, क्योंकि उनके Q2 अपडेट्स जो है थोड़े से वीक आए हैं। और निफ्टी मीडिया इंडेक्स देखे तो लगभग 5.5% 4.5% की ग्रोथ देखने मिली है। तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखेंगे। और निफ्टी मीडिया इंडेक्स जो है सबसे बड़ी गेन जो है वीकली दिए थे जुलाई 29 को लेके। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये मार्केट एक्शन हम आपको पूरा समझा रहे थे और 3 हफ्तों से लगातार देख रहे थे हम निफ्टी में वीकनेस देखने को मिल रही थी। लेकिन देखिए ये हफ्ता बाजार के लिए अच्छा रहा और करीब करीब 1.25% की मजबूती के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा लेकिन इस बीच हमने देखा कि कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स थे जहां पर कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस, आयशर मोटर जैसे स्टॉक इस हफ्ते के टॉप लूजर रहे हैं। चलिए ये तो बात हुई इस हफ्ते की, लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं बाजार में दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। और एबाकस एसेट मैनेजर के सुनील सिंघानिया का कहना है कि ग्लोबल दिक्कतों का भारत पर भी थोड़ा असर दिखेगा, लेकिन भारतीय इकोनॉमी की स्थिति काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। आइए आपको समझा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। हम भी ये कह रहे हैं कि पहले जो घटनाएं 2-3 साल में एक बार होती थी, आजकल वो 2-3 महीने में एक बार हो जाती है। तो द ट्रेंड इज शिफ्टिंग वेरी फास्ट। और उसका ये आई थिंक द रीजन इज कि हमारे पास आज की तारीख में इंफॉर्मेशन एक कमोडिटी बन गई है। इतना इंफॉर्मेशन, इतनी एनालिसिस हो रही है कि हमको हर 2-3 हफ्ते में हमारा व्यू चेंज करने पे मजबूर कर देती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं हो पाता है। आपने सही कहा, आईटी वाज द सनराइज सेक्टर। बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो मई और जून में जो फॉल आई, जो गिरावट आई, जहां निफ्टी ऑलमोस्ट 15,000 हो गया था, बैंक्स वर द वर्स्ट परफॉर्मर। अब बैंक्स आर द बेस्ट परफॉर्मर। तो आई थिंक ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा शॉर्ट होते जा रहा है और वो आई थिंक दिस इज द फिनोमिना अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि जो 2-3 साल में एक बार होता था, अभी साल में 2 बार होगा। और I think this move, across sectors is going to become shorter and shorter. But for investors, मुझे नहीं लगता है कि आप इतने राइट हो सकते हो कि आप हर ट्रेंड हर बार एग्जैक्ट नीचे में पकड़ के आप ऊपर में भेज दो, और साइज में हो भी नहीं सकता है वो। तो हमें तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हमारा व्यू अभी भी बैंक पे भी अच्छा है और आईटी में भी खराब नहीं है। आईटी को थोड़ा सा ऑब्वियसली हेडविंड है बिकॉज जो दुनिया में स्पेसिफिकली वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप और यूएस में जो स्लो डाउन है उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। बट आई थिंक करेंसी पर्टिकुलरली डॉलर वीकनिंग से वो कुछ हद तक
नेगेट हो जाएगा। तो आईटी में भी वी आर फेयरली पॉजिटिव। सुनील, अभी हाल ही में हमने देखा कि काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आना शुरू है, हाउसिंग वॉल्यूम डेटा, जीएसटी कलेक्शन, एयर फ्लाइट डेटा, पावर डेटा, और इधर सेकेंड क्वार्टर के कंपनियों के अपडेट्स भी आना शुरू हुए, कंज्यूमर कंपनीज के, कुछ बैंक्स के। आपके पास काफ़ी ऐसी कंपनीज अपने पोर्टफोलियोज में हैं। लोगों का ये डर है कि ये जो बहुत वाइब्रेंसी है अभी कंजम्पशन साइड पे, क्या इस पे आंच आ सकती है क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन आएगा, और अगर आंच आ सकती है तो क्या इनके वैल्यूएशन यहाँ से करेक्ट हो सकते हैं? ये एक डर है, लेकिन फैक्ट तो ये कि अभी डेटा काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। आप अपनी कंजम्पशन कंपनीज के मैनेजमेंट से जब बातचीत कर रहे हैं तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है ऑन ग्राउंड? तो कंजम्पशन नेक्स्ट 3 से 6 महीने बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें देखो, एज इंडियंस वी लाइक टू सेलिब्रेट। हमें फेस्टिवल और हमारे शादी ब्याह और बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है और अच्छी बात भी है। इस बार 3 साल बाद हमारे जो फेस्टिव सीजन है वो नॉर्मली सेलिब्रेट हो रहे हैं। हमने देखा गणपति में, और अब देख रहे हैं दुर्गा पूजा और नवरात्रि में लोग। बिल्कुल, तो ये थे सुनील सिंघानिया बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए बाजार में कुछ और भी एक्सपर्ट्स के व्यू ले लेते हैं और अगले हफ्ते किस तरह की तैयारी करनी चाहिए एक बार ये भी समझ लेते हैं। बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आशीष महेश्वरी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी से। आशीष, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। आपसे पहले मार्केट पर राय लेना चाहेंगे, ये जो पूरा वीक गया है किस तरह से आपने रीड किया, अगले हफ्ते कौन से लेवल्स वॉच करेंगे? और इस बीच एक और कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, कच्चे तेल में भी एक तेजी आई है और दूसरी तरफ रुपए में कमजोरी बढ़ती जा रही है। इसका आने वाले समय में किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट्स पर? रुपए में जो गिरावट है वो सिर्फ आज ही हुई है। पिछले हम कई दिनों से गिरावट देख रहे हैं और उसका पीछे रीजन ये है कि आरबीआई ने जो एक सपोर्ट था वो विड्रॉ कर लिया है और जो एक्चुअल लेवल्स हैं वो उसको आने का वो वेट कर रहे हैं। तो जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पेमेंट्स हैं, डिफेंस के पेमेंट्स थे, वो सारे पेमेंट्स अभी चल रहे हैं जिसके कारण से रुपए में थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा रुपया दूसरी करेंसीज के कंपैरिजन में भी वीक इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है। तो मेरा मानना है एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, ये कोई बहुत लंबी यहाँ पे गिरावट है वो जारी नहीं रहेगी। तो रुपए की गिरावट से डरने का जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जहाँ तक क्रूड वगैरह की बात है तो वो भी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा कट, वो प्रोडक्शन कट होगा नहीं। सिर्फ उन्होंने जो इंटेंट ओपेक प्लस ने कहा है कि वो ही होकर रह जाने वाला है यहाँ पर। और डिमांड सप्लाई अभी भी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम बनी हुई है क्रूड में। जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं तो मेरा मानना है कि 17,200 के लेवल जो हैं वो बिल्कुल बाजार में प्रोटेक्ट होंगे। और आज भी हमने देखा कि बाजारों में गिरावट आया बट बहुत जल्दी रिबाउंड आता है। और आज भी आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो 1:1 ही है, तो जिसके कारण से मार्केट कहीं भी जाए, स्टॉक में जो लोग जो पोजीशंस इनकी बनी हुई है बहुत आसानी से नहीं छोड़ना चाहते, तो वो पॉजिटिव बात है। जरूर थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स में वॉच फिर भी मेरी रखने की सलाह रहेगी। तो ग्लोबल मार्केट पे वॉच करिए। कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, रुपए में कमजोरी का और कच्चे तेल का असर यहाँ पर पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट यहाँ पर बाजार में पड़ सकता है। इसके अलावा आशीष जी, अब अगले हफ्ते एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट में हम एंट्री लेने जा रहे हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे अब घोषित होंगे। इस बार के नतीजों से क्या अनुमान है और कौन कौन से सेक्टर्स को आप वॉच करेंगे? जी, मेरा मानना है आईटी सेक्टर से नतीजों की शुरुआत होगी, पर चूंकि इस बार कोई बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ में हम एंटर नहीं हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये नतीजे थोड़ा सा नॉन इवेंट बन के रह जाएंगे आईटी में। तो जो की सेक्टर से जहाँ पे वॉच करने की जरूरत है वो सबसे पहला तो बैंकिंग सेक्टर रहेगा। मेरा मानना है कि इस क्वार्टर में काफी अच्छे नतीजे आप बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों से आप उम्मीद कर सकते हैं। एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ा सा दबाव मार्जिन में बना हुआ है और वो जारी रहेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कमोडिटी प्लेस हैं जैसे केमिकल स्पेस में, वहाँ पे काफी अच्छे नतीजे आएंगे। जो यहाँ पे टाटा केमिकल, मेक मनी, फाइन केम जैसी कंपनियों को पे नजर रखना चाहिए। और एट द सेम टाइम मेरा मानना है फार्मा से भी इस बार अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। और ये बिल्कुल एक डार्क
डार्क हॉर्स फार्मा बन सकते हैं, क्योंकि जो सेल्स वॉल्यूम है वो पिकअप हुआ है, करेंसी के उनको टेलविंड्स मिले हैं, और ये क्वार्टर जनरली उन कंपनीज का जो पिछले साल के कंपैरिजन में बेटर ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी सिप्ला और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स पे नजर रखने की भी। सिप्ला और सन फार्मा जैसे स्टॉक पे नज़र रखिए। इस बार फार्मा कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। एक बार आपको रिजल्ट कैलेंडर भी दिखा देते हैं। 10 अक्टूबर से नतीजे आने की शुरुआत होगी, और ज़्यादातर देखिए शुरुआत में हम देखते हैं कि आईटी कंपनियां ही अपने नतीजे घोषित करती हैं, और अगला पूरा हफ्ता इन कंपनियों के नाम ही रहने वाला है। इसमें स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां सभी अपने नतीजे घोषित कर रही है। टीसीएस से शुरुआत होगी, और देखिए उसके बाद एचसीएल टेक और विप्रो के नतीजे आएंगे 12 अक्टूबर को। इसके अलावा साइंट और इन्फोसिस अपने नतीजे घोषित करेंगे। माइंडट्री के भी नतीजे आएंगे 13 अक्टूबर, और एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे। तो ये पूरा हफ्ता आईटी कंपनियों के लिए रहने वाला है, आने वाला जो हफ्ता है। इसमें 10 अक्टूबर यानी कि सोमवार को टीसीएस जो अपने नतीजे घोषित करने वाला है, एक बार आपको वो भी बता देते हैं। जो हमारा पोल कह रहा है उसके मुताबिक डॉलर आई में करीब 1% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। रूपी टर्म्स में 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और एबिट मार्जिन जो होंगे वो 23.9% के पास एक्सपेक्टेड है। मुनाफा 8.5% के पास बना रह सकता है, और इसके अलावा क्रॉस करेंसी रेवेन्यू जो है वो 3.2% के पास रहने का अनुमान है। इस बार डिजिटल और क्लाउड वर्टिकल से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एक दिक्कत वाली बात जो टीसीएस के नतीजों में देखने को मिल सकती है वो ये है कि यूरोप में उनका काफ़ी एक्सपोजर है, करीब 30% का। तो उधर एक्सपोजर के कारण और वहाँ पर करेंसी के हालात जिस तरह से कमज़ोर हो रहे हैं, उसका असर इस बार के नतीजों में दिखेगा। और आने वाले भी क्वार्टर्स कंपनी कैसे देख रही है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक होता है, डील पाइपलाइन कैसी होती है, और क्या गाइडेंस कंपनी दे रही है आगे की डील को लेकर और मार्जिन को लेकर, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो ये कुछ तमाम कमेंट्रीज होंगी। इस बार फाइनेंशियल से ज़्यादा हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री क्या आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे टीसीएस के नतीजों के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट आप वॉच करेंगे? एक तो डील विन के ऊपर क्या बात होती है उस पर नजर रखना जरूरी रहेगा। और इसके अलावा क्योंकि Q2 में थोड़ा सा जो वेजेस हाइक हुए हैं उसका क्या प्रेशर रहेगा मार्जिन्स के ऊपर, वो दिखने वाली बात रहेगी। क्योंकि यूएस डॉलर के टर्म्स में तो उनको जो टेलविंड्स मिले हैं वो तो बिल्कुल पॉजिटिव है, पर जैसा आप सही कह रहे थे कि यूरो भी सामने वीक हुआ है यूएस डॉलर के सामने, तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको समस्या रहेगी इस बार। जो दूसरी कंपनियों में इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों का एक्सपोजर यूएस मार्केट ड्रिवन है। तो फिर भी मेरा मानना है कि चूंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ में इस बार आईटी कंपनीज के रिजल्ट सीजन की शुरुआत नहीं हो रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम यदि उन्होंने कोई बड़ी डील का अनाउंसमेंट कर दिया तो इसमें एक पूरा सेक्टर में थोड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है। तो टीसीएस के अलावा मेरा मानना है परसिस्टेंट सिस्टम के काफ़ी अच्छे नतीजे इस क्वार्टर में आने की उम्मीद है जो 19 अक्टूबर को है, तो उस स्टॉक पे भी किसी गिरावट पे नजर रखना चाहिए। ठीक है, तो टीसीएस के अलावा परसिस्टेंट पर भी नज़र रखिए। नतीजों के बाद आप यहाँ पर भी अगर कोई गिरावट आती है तो स्टॉक पर भी आप नज़र रख सकते हैं मिड कैप स्पेस से। ये राय आपको आईटी स्टॉक्स में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं नतीजों के अलावा जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी है, ये ट्रिगर्स भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए। आइए देखते हैं कौन से ऐसे क्यूज और इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुरुआत करते हैं हम डोमेस्टिक फ्रांस में। तो भारत में हम सीपीआई और आईआईपी डेटा रिलीज़ होगा अक्टूबर 12 को। इसके अलावा डब्ल्यूपीआई और ट्रेड रिलेटेड जो डेटा है वो भी रिलीज़ होगा अक्टूबर 14 को, तो इस पर ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा। इसके अलावा यूएस मार्केट्स की रुख कर लेते हैं। यहाँ पर अक्टूबर 11 को मंथली बजट स्टेटमेंट आएगा। पीपीआई और एफओएमसी जो मीटिंग थी उसकी जो मिनट्स है वो रिलीज़ होने वाले हैं अक्टूबर 12 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए। सीपीआई और जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आएगा अक्टूबर 13 को। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो शुरुआत करते हैं यूके से। यहाँ पे जॉबलेस क्लेम्स और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा अक्टूबर 11 को। इसके ठीक एक दिन बाद हम देखेंगे आईआईपी, ट्रेड और मंथली जीडीपी का डेटा भी। यूरोजोन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो रिलीज़ होगा अक्टूबर 12 को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए।
क्लोजर टू होम चाइना की बात करें तो FDI डेटा रिलीज़ होगा अक्टूबर 11 को। CPI, PPI और ट्रेड रिलेटेड डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए। जापानीज़ मार्केट्स बंद रहने वाले हैं अक्टूबर 10 को, मगर ये शॉर्ट बट एक्शन पैक वीक रहेगा। उनका जो करंट अकाउंट डेटा और PPI डेटा वो भी रिलीज़ होगा अगले हफ्ते। तो ये थे कुछ ग्लोबल क्यूज़ जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए, मगर कुछ ऐसे ग्लोबल अर्निंग्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए। JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली जैसे सारे दिग्गज कंपनी अपने तीसरे तिमाही के नतीजे देने वाले हैं और इस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो 2022 का जो एनुअल मीट है IMF और वर्ल्ड बैंक का, वो होने वाला है वॉशिंगटन में। इसके अलावा OPEC का जो मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट है वो भी पब्लिश होगा अक्टूबर 12 को। EU एनर्जी मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है प्राग में, विंटर सप्लाई शॉर्टेजेस पर चर्चा करेंगे और इसकी जो मीटिंग होगी वो होगी अक्टूबर 12 को। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंकर्स भी मिलेंगे वॉशिंगटन में, तो इस पर भी ज़रूर नज़र बनाए रखेगा। तो ये थे सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज़ और इवेंट्स और अर्निंग्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया ममाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी सारे मैक्रो इवेंट्स और ग्लोबल इवेंट्स भी रहेंगे जहां पर कि आपको नज़र रखनी है नतीजों के अलावा। चलिए आखिर में आशीष जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे और कौन कौन सी कंपनियां जो आपको फंडामेंटल लिहाज से अच्छी दिखाई दे रही है निवेश करने के लिहाज से? जी, मैं डिफेंस सेक्टर की कंपनीज को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ। तो मेरा पहला बाय आइडिया रहेगा मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मेरा मानना है इस स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम जो बना हुआ है वो स्टॉक को ऑलमोस्ट एवरीडे नई हाई पर ले जा भी रहा है। और इस स्टॉक में चूंकि जो फ्लोटिंग स्टॉक है अब काफ़ी कम है, यदि देखा जाए तो 86% होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है और अभी इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स इस स्टॉक को लेफ्ट एंड राइट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इस साल में जो कंपनी का मुनाफा है वो डबल होने की उम्मीद है जो पिछले साल के कंपैरिजन में। और अभी भी मार्केट कैप देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो इस स्टॉक पर नज़र रखना चाहिए। ऐसे ही इस क्षेत्र की दूसरी कंपनी है HBL पावर सिस्टम। इस स्टॉक ने भी अपना आज 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में क्रॉस किया है और मेरा मानना है बैटरी और डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ये 2-3 सेक्टर में कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और अभी तीनों ही सेक्टर में, चाहे EV हो या रेलवे का इलेक्ट्रॉनिक्स हो या डिफेंस हो, सभी में ट्रैक्शन बना हुआ है और ये उन सारे सेक्टर में प्रेजेंस है। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे भी नेक्स्ट वीक के लिए नज़र रखी जा सकती है और आगे भी इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये दो रणनीति भी सुझाने के लिए। HBL पावर टारगेट 122, इसके अलावा मज़गांव डॉक ये भी अच्छा स्टॉक लग रहा है, डिफेंस स्पेस की कंपनी है, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।